तो देखो हम एक क्वेश्चन है ना, हम ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने अभी तक है ना, अभी तक स्टेज 1 को सॉल्व करना सीखा है। मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन 2 स्टेज में सॉल्व होता है। स्टेज 1 में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड, और स्टेज नंबर 2 में है ना मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने है ना स्टेज 1 को सॉल्व करना सीखा है। आज हम स्टेज 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और स्टेज 2 को सॉल्व करने के लिए हम है ना ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं स्टेज 2 को सॉल्व करने के लिए। अब स्टेज 2 को अगर हम सॉल्व करना ही चाहते हैं तो स्टेज 2 को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन स्टेज 1 से कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार हम फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करेंगे, फिर हम जाएंगे स्टेज नंबर 2 पर। और फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लांट्स F1, F2, F3 आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू 5 वेयरहाउस W1, W2, W3, W4, W5। तो देखो क्वेश्चन में हमें 3 वेयरहाउस गिवन है। और क्वेश्चन में हमें है ना 3 फैक्ट्रीज गिवन है। ये F1, F2, F3 फैक्ट्री है। और क्वेश्चन में ये W1, W2, W3, W4, W5 ये वेयरहाउस है। तो हमें ना क्वेश्चन में 3 फैक्ट्रीज गिवन है, 5 वेयरहाउसेस गिवन है। उसके अलावा ये जो बीच में जो डेटा है ना, ये सारा का सारा डेटा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये वाला सारा डेटा ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कुछ स्पेशल केस हुआ है। स्पेशल केस ये है कि हमारी है ना वेयरहाउस की डिमांड और प्लांट की सप्लाई बराबर नहीं आ रही है। और ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर होना चाहिए। वैसे हमने है ना इसको कल एक क्वेश्चन किया था, छोटा सा क्वेश्चन किया था, वो मैं वीडियो में ऐड करवा दूंगा। उसमें हमने समझ लिया था, वो 800 1100 वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह के केस को है ना, इस तरह के केस को बोला जाता है इम्बैलेंस प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन में 2 तरह के स्पेशल केस होते हैं। ये जो केस है ना, इस केस को बोला जाता है इम्बैलेंस प्रॉब्लम। इम्बैलेंस प्रॉब्लम कब होती है? जब डिमांड का टोटल सप्लाई के टोटल के बराबर नहीं होता है। जब डिमांड का टोटल सप्लाई के टोटल के बराबर नहीं होता है तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है इम्बैलेंस प्रॉब्लम। जैसा यहां पर है, अगर तुम यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो प्लांट कैपेसिटी दे रखी है हमें 1500। प्लांट कैपेसिटी अगर काउंट करोगे तो 1500 है, लेकिन जो वेयरहाउस की डिमांड है ना वो हमारे पास में 1400 है। तो इस केस में क्या होगा, देखो प्लांट की कैपेसिटी गिवन है हमें 1500, वेयरहाउस की डिमांड हमें गिवन है 1400। तो हमें जो भी शॉर्ट होता है ना, या तो शॉर्ट होगी डिमांड या शॉर्ट होगी सप्लाई, क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होगी तभी इंबैलेंस वाली प्रॉब्लम आएगी। तो या तो शॉर्ट होगी डिमांड या शॉर्ट होगी सप्लाई। तो इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो डिमांड का टोटल तो कितना आ रहा है 1400 और सप्लाई का टोटल कितना आ रहा है 1500। तो शॉर्ट क्या पड़ रही है? डिमांड शॉर्ट पड़ रही है ना। तो डिमांड को बराबर करने के लिए, इस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए हम डिमांड में 100 यूनिट्स और ऐड कर देते हैं। यानी हम एक नया वेयरहाउस बनाएंगे, वेयरहाउस नंबर 6, और उसमें हम 100 यूनिट्स और ऐड कर देंगे। और जैसे ही उसमें 100 यूनिट्स ऐड करेंगे ना, दोनों तरफ का टोटल 1500 हो जाएगा। ठीक है, हम 100 यूनिट्स ऐड कर देंगे और दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा 1500। ऐसा हमने क्यों किया है, इसका है ना मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं इसके वीडियो में डलवा दूंगा, वो मर्ज करवा दूंगा मैं तुम्हारी। ठीक है, तो हम दोनों का टोटल डिमांड सप्लाई का टोटल बराबर कर देते हैं 1500 प्लस ये जो नया वेयरहाउस बनाया है वेयरहाउस 6, ये वेयरहाउस 6 एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वेयरहाउस 6 है ही नहीं एक्चुअली के अंदर। ये वेयरहाउस 6 आया है ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आया है। क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन है, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन केवल तभी स्टार्ट किया जा सकता है, सॉल्व तो छोड़ो, स्टार्ट केवल तभी किया जा सकता है जब डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर हो। अदरवाइज हम ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए है ना वेयरहाउस 6 सिर्फ टेबल में आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और टेबल से चला जाएगा। अब वेयरहाउस 6 का एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक है, वेयरहाउस 6 का एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं।
तो वेयरहाउस 6 से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगने वाली है ना, वो 0 ही लगने वाली है। ठीक है, अब इस टेबल को जो भी ये डेटा है हमारे पास में, इस सारा डेटा हमने यहां पर ऑलरेडी अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें जो वेयरहाउस 6 की डिमांड है ना, 100 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करनी थी ना, हमने यहाँ पर 100 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, और हमने इस डेटा को यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, टेबल बनाई हुई है यहाँ पर। हम इस टेबल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम है ना, देखो मैं एक बार और क्वेश्चन दिखा दूं। इस क्वेश्चन में हमें ना मैक्सिमम सॉल्यूशन यानी मिनिमम कॉस्ट वाला सॉल्यूशन चाहिए। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहां पर, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करके बताओ। हमें मिनिमम कॉस्ट वाला सॉल्यूशन चाहिए, और मिनिमम कॉस्ट पर जाने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में, सेकंड स्टेज में जाना पड़ेगा। और सेकंड स्टेज में जाने के लिए हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज से। और फर्स्ट स्टेज को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई सा भी तरीका यूज किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज को वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड से सॉल्व करना बेस्ट होता है। वोगल अप्रोक्सिएशन मेथड में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अभी जब तुम सेकंड स्टेज देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि बेटर है कि हम वोगल से उसको कर ले, ताकि सेकंड स्टेज में हमें माथाफोड़ी नहीं करनी पड़े, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब इसके लिए है ना, देखो मैं समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। हम इस क्वेश्चन को है ना स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना क्यों प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को है ना यूज करना बहुत ही आसान है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढो, ऑक्यूपाई कर दो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व। देखो 200 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा 200 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी, 80 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 160, नहीं 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 240 यूनिट्स आएगी यहाँ पे, 240 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 320। 180 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी, 180 यूनिट्स यहां पर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर आ जाएगी हमारे पास में 320 और 100। तो देखो हमने है ना क्वेश्चन को इनिशियल फेज सॉल्व कर दिया। इनिशियल फेज सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है? हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज किया इनिशियल फेज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेज नंबर 2 पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया सेकंड स्टेज का। आज तक जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ही क्वेश्चन आया। तो मान लो अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तुम टोटल वगैरह कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे और हम सॉल्व करेंगे स्टेज नंबर 2। तो स्टेज नंबर 2 है मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। हम करेंगे मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट। मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें तो तुम्हें टेबल्स वगैरह नहीं बनानी है, तुम स्टेप्स लिखोगे। वैसे हम कल लिख चुके, लेकिन ठीक है एक बार हमें स्टेप्स दोबारा से लिखनी है। तो सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स शुड बी इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। ऑक्यूपाइड सेल्स जो है ना वो m प्लस n माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। ऑक्यूपाइड सेल्स जो है ना वो m प्लस n माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स में m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 6। तो 3 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो हमारे पास में 8 ऑक्यूपाइड सेल्स होनी चाहिए। काउंट कर लो, है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऑक्यूपाइड सेल्स है हमारे पास में। अगर 8 ऑक्यूपाइड सेल आ जाती है तब तक तो ठीक है।
8 से कम आ जाती है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नई ऑक्यूपाइड सेल खुद के हिसाब से बना लेते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा, एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम खुद ऑक्यूपाइड सेल बनाएंगे। और अगर ऑक्यूपाइड सेल 8 से ज्यादा आ रही है ना, इसका मतलब तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तुमने कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज में गलती की है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स होनी चाहिए m+n-1 के बराबर। हमें कितनी चाहिए? 8 ऑक्यूपाइड सेल चाहिए, हमें 8 ऑक्यूपाइड सेल मिल गई है। हम क्वेश्चन में सेकंड स्टेज स्टार्ट कर सकते हैं, और सेकंड स्टेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज है कैलकुलेट वैल्यूज फॉर u and v by using occupied cells with the help of एक फॉर्मूला चलता है यहां पर u प्लस v इज इक्वल टू सी। यहां पर एक फॉर्मूला चलता है। अब ये स्टेप में है ना, ये u v और c क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। u फाइंड आउट किया जाता है रो के लिए, v फाइंड आउट किया जाता है कॉलम्स के लिए। जैसे फर्स्ट रो के लिए हम u फाइंड आउट करेंगे ना तो हम उसको बोलेंगे u1, सेकेंड रो के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलेंगे u2, और थर्ड रो के लिए उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलेंगे u3। कॉलम्स के लिए फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के लिए v1, सेकेंड कॉलम के लिए v2, थर्ड कॉलम के लिए v3, फोर्थ कॉलम के लिए v4, v5 एंड v6। तो रो के लिए तो रो के लिए तो हम फाइंड आउट करते हैं u, और कॉलम्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं v। रो के लिए फाइंड आउट किया जाता है u, कॉलम्स के लिए फाइंड आउट किया जाता है v। फॉर्मूला होता है u प्लस v इज इक्वल टू सी। सी का मतलब होता है कॉस्ट, सी का मतलब कॉस्ट। ये वाले नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स सी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस स्टेप में है ना, इस स्टेप में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें ना ऑक्यूपाइड सेल्स को ही यूज करना है। हमें केवल ऑक्यूपाइड सेल्स को ही यूज करना है, हमें सारी सेल्स यूज में नहीं लेनी है, हमारी सारी सेल्स आने वाली भी नहीं है काम में। तो इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्यूपाइड सेल को काम में लेना है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू सी, यानी u और v की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको समझने के लिए किसी भी एक u को या किसी भी एक v को है ना जीरो मान लिया जाता है। किसी भी एक u या किसी भी एक v को है ना जीरो मान लिया जाता है। अब तुम्हारी चॉइस है, किसी भी को u1 को, u2 को, u3 को जीरो कर दो, और v1 v2 v3 v4 v5 v6 किसी को भी एक को जीरो कर दो। लेकिन है ना, हम हमेशा कन्वीनियंस के लिए है ना u1 को ही जीरो करेंगे। तुम अगर चाहोगे कि मैं किसी और को जीरो करके क्वेश्चन सॉल्व करूं तो वो भी कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी एक u को या किसी भी एक v को जीरो कर लिया जाता है, फर्स्ट टाइम एक बार के लिए किया जाता है ऐसा, उसके बाद दोबारा अज्यूम नहीं किया जाएगा। अब आगे वाली कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान रखना, फॉर्मूला है u प्लस v इज इक्वल टू सी, और हमें ध्यान देना है केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल्स पर, और किसी सेल पर ध्यान नहीं देना। हम u1 में आगे बढ़ते हैं, और u1 में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये ऑक्यूपाइड सेल आ जाती है। इस ऑक्यूपाइड सेल का u कितना है? 0। v हमें पता नहीं है क्योंकि यहां पर v की पोजीशन पता नहीं हमें क्या है, v की वैल्यू क्या आने वाली है। और इस ऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? v की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 74। सेम अगर तुम इसी u2 में आगे बढ़ोगे तो एक और ऑक्यूपाइड सेल है ये वाली। इस ऑक्यूपाइड सेल के लिए u कितना है? 0। v हमें पता नहीं है, और कॉस्ट कितनी आ रही है? 56। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? यहां पर v की वैल्यू हो जाएगी 56। अब u1 में ही और देखोगे ना तो u1 में और कोई ऑक्यूपाइड सेल नहीं मिलेगी। पूरी रो देख लो, तुम पूरी रो चेक कर लो, पूरी रो में तुम्हें कहीं और ऑक्यूपाइड सेल नहीं मिलने वाली है। तो हम u1 को अब इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास में v1 आ गया है और v2 आ गया है, हमारे पास दो नई वैल्यू आ गई है, v1 भी आ गया और v2 भी आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, v1 को ट्राई करते हैं। तो v1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में और कोई ऑक्यूपाइड है क्या? हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल्स को ही काम में लेना है इस स्टेज में, ध्यान रखना। तो v1 में हमारे पास और कोई ऑक्यूपाइड नहीं है, तो हम v1 को छोड़ेंगे। v2 में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो ये ऑक्यूपाइड मिली, हमें एक नई ऑक्यूपाइड सेल मिली।
इस सेल के लिए u की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन इस सेल की v की वैल्यू हमें पता है कितनी है, और कॉस्ट कितनी आ रही है 64। तो अगर मैं 56 को साइड चेंज करके दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा हमारे पास में 8, u आ जाएगा हमारे पास में 8। ठीक है, अब मैं ना आगे वाली कोई भी कैलकुलेशन है ना लिख कर नहीं करूंगा, तो u2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8। अच्छा, u2 की वैल्यू को यूज करके हम और कोई ऑक्यूपाइड सेल की हेल्प से कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? v3 निकाल सकते हैं, v4 निकाल सकते हैं, क्योंकि u2 में ये दोनों ही ऑक्यूपाइड है। तो फॉर्मूला है u प्लस वी इज इक्वल टू सी। तो u में ऐसा क्या ऐड करें कि कॉस्ट आ जाए, ये 62 आ जाए। 8 में ऐसा क्या ऐड करें कि 62 आ जाए, 54, तो v3 हो जाएगा 54। ठीक है, दिक्कत नहीं। 8 में ऐसा क्या ऐड करे कि वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाए, कॉस्ट है 58, तो क्या ऐड करें, क्योंकि फॉर्मूला है u प्लस वी, तो हम u और v को ऐड करने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई उसके आगे है नहीं तो हम आगे वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाली, इस ऑक्यूपाइड सेल को यूज करके। इस ऑक्यूपाइड सेल में हमें v की वैल्यू पता है, ठीक है, हमें u की वैल्यू नहीं पता। तो v में ऐसा क्या ऐड करें, v में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारी कॉस्ट आ जाए, 10 ऐड कर दें, तो u3 की वैल्यू हो गई 10। नेक्स्ट वैल्यू बता सकते हो किसकी आएगी, कितनी हो जाएगी 50, और लास्ट वैल्यू v6 की कितनी, v6 की हो जाएगी -10। कैसे, 10 में -10 ऐड करोगे तो 0 आएगी कॉस्ट। ठीक है, तो v6 की वैल्यू हो जाएगी -10। तो ये है हमारी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल्स है ना, उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सा है, जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल है उसमें से मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सा है, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस वी माइनस सी। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस वी माइनस सी। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूला कौन सी सेल के लिए यूज करने वाले हैं, अनऑक्यूपाइड के लिए। जितनी भी अनऑक्यूपाइड है, ये रही अनऑक्यूपाइड, ये रही अनऑक्यूपाइड, ये रही अनऑक्यूपाइड, ये रही अनऑक्यूपाइड, और हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, u प्लस वी माइनस सी। तो जो सबसे पहली अनऑक्यूपाइड सेल है जो हाईलाइट है अभी, उसका u प्लस वी माइनस सी करोगे तो कितना आएगा। इस सेल का u है 0, इस सेल का u है 0, v है 54, तो u प्लस वी करोगे तो कितना आएगा, u प्लस वी करोगे तो 54, और माइनस सी करोगे 0। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव सेल चाहिए, हमें 0 से कोई लेना देना नहीं है, हमें पॉजिटिव सेल चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहां पर देखो ये अनऑक्यूपाइड है, यहां पर u प्लस वी माइनस सी करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12, हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट वाले में यहां पर कितना आएगा, -18, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव सेल चाहिए, यहां पर आएगा माइनस का 10। ठीक है, यहां पर कितना आएगा 24, पॉजिटिव 24 प्लस का 24। हमें अनऑक्यूपाइड में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अभी तक 24 मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। अगर 24 से छोटे आगे पॉजिटिव नंबर आएंगे ना, हम सारे छोटे पॉजिटिव नंबर्स को इग्नोर करेंगे, हमारे काम में सिर्फ वही नंबर आने वाला है जो 24 से बड़ा हो और पॉजिटिव भी हो। ठीक है, नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल ये है, u प्लस वी माइनस सी करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4, और अभी हमारे पास में प्लस का 24 है, उससे बड़ा नंबर। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल माइनस का 2, हमें नहीं चाहिए,
नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल 8 नहीं 18 हमें नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे पास प्लस का 24 बड़ा नंबर है। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल माइनस का 4 हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल प्लस का 8 हमें नहीं चाहिए। सबसे बड़ी पॉजिटिव जो आ रहा है ना, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो नंबर आ रहा है वो यहां पे आ रहा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर आ रहा है यहां पे, और जहां पर सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, मैं वहां पे प्लस का साइन यूज कर लेता हूं ताकि मेरे को याद रहे ये मेरा पॉजिटिव नंबर है यहां पर। ठीक है, इसके बाद आती है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 मैं इधर लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 4 ऐसा बोलती है कि हमें एक लूप ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लूप, हमें एक लूप ड्रॉ करना है। ठीक है, लूप को लूप केवल तभी बोला जाता है जब ऐसा कोई पॉइंट जो जहां से स्टार्ट हो वहीं पर वापस आ जाए। हम बोलते हैं ना लूप में घूम रहा है। लूप में ऐसा घूमने का मतलब ये नहीं होता कि वो सर्किल में घूम रहा है। लूप में घूमने का मतलब या लूप का मतलब ये होता है कि हम जहां से स्टार्ट करें वहीं पर वापस पहुंच जाएंगे, तो हम उसको लूप बोलते हैं। तो हमें एक लूप को ड्रॉ करना है जो स्टार्ट होगा पॉजिटिव सेल, जो है ना हमारी पॉजिटिव सेल आई है वहां से स्टार्ट होगा और एंड होगा। अच्छा, लूप तो तभी बोला जाएगा जब वो उसी पॉजिटिव सेल पर जाकर एंड हो जाए। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करना है। हम लूप को टर्न करवा सकते हैं। लूप अगर वहीं पर वापस आने वाला है तो लूप टर्न होके ही वापस आएगा सीधा सीधा। कोई भी बंदा है ना सीधा सीधा चल के, ध्यान से सुनो, कोई भी बंदा सीधा सीधा चलेगा ना तो इस पोजीशन पर वापस नहीं पहुंचेगा, तो उसको टर्न होके ही वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लूप को टर्न करवा सकते हैं। ऑक्यूपाइड सेल से टर्न करवा सकते हैं हम इसको टर्न करवा सकते हैं ऑक्यूपाइड सेल से। तो लूप पॉजिटिव सेल से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव सेल पर ही आकर फिनिश होने वाला है, तभी हम उसको लूप बोलेंगे। और लूप टर्न कर सकता है, और टर्न करके किधर भी टर्न कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। लूप टर्न कर सकता है और वापस हमें उसी पॉजिटिव सेल पर पहुंचाना है। लेकिन लूप है ना हर जगह टर्न नहीं होगा, जहां पर तुम्हारी मन हो वहां पर टर्न नहीं होगा। लूप लूप टर्न होगा केवल ऑक्यूपाइड सेल पर, और कहीं भी टर्न नहीं होगा। तो अगर हमारे पास में ये पॉजिटिव सेल है और मेरे को वापस से यहीं पर आना है घूमकर, तो देखो लूप कैसा बनेगा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इधर जाना स्टार्ट करूंगा, और मैं यहां पर टर्न करवा सकता हूं ना, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड सेल है ना, तो मैं इसको टर्न करवा के मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। वैसे मैं नीचे की तरफ भी ला सकता था इसको टर्न करवा के, लेकिन वो नीचे टर्न होता ही नहीं फिर वो, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड है नहीं, तो इसलिए वो टर्न होकर ऊपर की तरफ जाएगा। अब जहां पर मैं करंटली हूं वहां पर टर्न किया जा सकता है, और वहां पर टर्न मैं लेफ्ट साइड में टर्न कर लूंगा। तो मैं इस तरफ टर्न कर लेता हूं, और अब यहां पर भी टर्न किया जा सकता है क्योंकि ये भी ऑक्यूपाइड सेल है। तो मैं इस तरफ टर्न करके वापस उसी पोजीशन पर आ जाता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बन सकता है क्या? सोच के देखो, बहुत सारे हैं अभी तो, नीचे भी बहुत सारी सेल्स है। कोई और रास्ता बन सकता है क्या? मेरे को तो वापस पहुंचना है, तभी मैं लूप बोलूंगा उसको। मेरे को तो वापस पहुंचना है तभी मैं लूप बोलूंगा, वापस नहीं आ पाएंगे तो लूप ही नहीं है फिर वो। अभी नीचे बहुत सारे हैं, ये देखो ये बहुत सारे हैं, ये वापस नहीं आ पाएगा पक्का, सोच के देख लो। है एक और रास्ता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक और रास्ता है। हाँ सोचो आराम से, 2 मिनट है तुम्हारे पास में। एक और रास्ता है। नहीं, यू टर्न नहीं ले सकते। यू टर्न है ना, यू टर्न लेना होता ना तो मैं देखो यहां से स्टार्ट करता। मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता,
यहां से स्टार्ट करता, ये लो वापस आ गया, वापस आ गया, है ना, ऐसे यू टर्न नहीं होता है। चाहे कोई कुछ भी कर लो, हाँ ठीक है। अरे वो तो वही वापस, तुम उल्टा घुमा रहे हो, तुम उल्टा घुमा रहे हो। ये वो तुम ऐसे वो परिक्रमा वाली बात हो जाती है, बोले सीधे हाथ से लगाओ, एक ही बात है ना। नहीं तो तुम यहां पे बोल रहे हो कि मैं, नहीं नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो, देखो सुनो, मैं यहां से स्टार्ट करूं, कहां पे जाऊं बताओ, और आगे बढ़ू, और आगे बढ़ू यहां तक, यहां पे टर्न करके नीचे ले आऊं, फिर यहां पे, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉजिटिव सेल के लिए केवल एक ही लूप प्रेजेंट होता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कभी को तुम्हें कोई दूसरा लूप नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर तुम क्वेश्चन को ही चेंज कर दोगे तो हो जाएगा, अगर तुम चेंज कर दोगे क्वेश्चन ही, तुम ऐसा बोलोगे सर मान लो कि 180 यहां पर नहीं है यहां पर है, तो है ना, तब तो मैं कह ही नहीं रहा ना। फिलहाल जो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, अगर तुम उस क्वेश्चन की बात करो, अगर तुम इसको 180 कर दोगे ना, तो यहां पर डिमांड भी चेंज होगी, यहां पर सप्लाई भी चेंज होगी, दुनिया भर की चीजें चेंज होगी, यू और वी की वैल्यू भी ऐसी नहीं आएगी जैसी आई है अभी, यू और वी की वैल्यूज भी चेंज होगी। बिल्कुल, हमेशा ऐसी ही सिचुएशन बनेगी कि तुम्हारे पास में केवल एक ही पॉसिबल लूप होगा, एक से ज्यादा पॉसिबल लूप हो ही नहीं सकते, एक ही है। हम्म हम्म तो छोटी वाली कॉस्ट ले लोगे उसमें, फिर 58 54 में से 54 का नंबर आ जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है ना, ठीक है। अच्छा लूप बना दिया, अब है ना नेक्स्ट वाली स्टेप में तुम्हें नहीं लिखवा रहा, लेकिन नेक्स्ट वाली स्टेप में तुम्हें समझाता हूं। लूप जब भी टर्न होता है, नेक्स्ट वाली स्टेप समझ लो, लिखने के लिए लिखने के लिए नहीं है स्टेप। लूप जब भी टर्न होता है, अरे बातें मत करो प्लीज, तुम तीनों के लिए ही है। लूप जब भी टर्न होता है, तब लूप अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है। अब लूप अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है, इसका मतलब क्या है? लूप जहां से स्टार्ट हुआ है, वहां पर उसने पॉजिटिव प्रॉपर्टी ले रखी है, जैसे ही वो टर्न होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर टर्न हुआ और यहां पर नेगेटिव हो गया वो। नहीं -24 नहीं हुआ, ये जो सेल है ना, अब ये सेल नेगेटिव हो गई, ये वाली सेल कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल नेगेटिव है, ना कॉस्ट नेगेटिव है, ना ऑक्यूपाइजेशन नेगेटिव है, सेल नेगेटिव है। अरे करेंगे ना, करेंगे, रुको करते हैं। कैसे नहीं हुई, अज्यूम भी मत करो, तुम रीजन मत पूछो बस, है ना, क्योंकि रीजन में अटक जाओगे। अच्छा उसके बाद यहां पर टर्न हुआ वापस से, यहां पर देखो, यहां पे वापस से वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यहां पर टर्न हुआ, यहां पर वापस से वो नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही वो, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई, ये हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई। हाँ, वो सेल नेगेटिव है, ना कॉस्ट नेगेटिव है, ना ऑक्यूपाइजेशन नेगेटिव है, वो सेल नेगेटिव है, ठीक है, वो सेल नेगेटिव है। कैसे होता है बताओ, माइनस ही रहता, ठीक है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड कैसे करता है, जैसे सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, मैं सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज है ना, मान लो अगर प्लस यहां पे होता, मान लो
मान लो प्लस यहां पे होता, तो लूप बनता, ध्यान से देखना, लूप बनता ऐसा। हाँ लूप है, उसमें क्या है, मेरे को वापस से वहीं पहुंचना है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा ही लूप बनता, और कोई भी नहीं बनता इसके अलावा। तो ये नहीं जरूरी है कि हमेशा स्क्वायर रेक्टेंगल, ऐसा कुछ नहीं, कैसा भी बन सकता है। हाँ बन सकता है ना, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं घूमना है, हमें सीधा सीधा ही घूमना है हमें। एक मिनट रुक। हाँ पूछो, क्या पूछो। हमेशा देखना, मैं बताता हूं कैसे वो लूप बनाता है, ऐसा, ऐसा बना था। ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब कहीं से भी चल लो तो, जहां पर भी टर्न हो रहा है, मैं बोल रहा हूं जहां पर भी टर्न हो रहा है ना, टर्न, क्रॉस नहीं, टर्न, क्रॉसिंग में तो डिफरेंट हो जाता है। मान लो एक लूप ऐसा बने, मान लो एक लूप ऐसा बने, फॉर एग्जाम्पल एक लूप ऐसा कुछ बन रहा है, मैं जरूरी नहीं ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एक लूप ऐसा बन रहा है यहां पर। अरे नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो टर्न हुआ यहां पर, टर्न हुआ यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर टर्न नहीं हुआ है, यहां पर सिर्फ क्रॉस होके निकला है, क्रॉस पे साइन चेंज नहीं होगा। जहां पर भी लूप टर्न होगा ना, वहीं पर साइन चेंज होगा। जैसे ही टर्न होता है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है। हाँ बोलो, अभी और समझ में आएगा, और करेंगे आगे इस पार्ट को। ये फर्स्ट वाली टेबल एक बार बना लो, फर्स्ट वाली टेबल बना लो, फर्स्ट वाली टेबल बना लो, हम सेकंड टेबल पे चलेंगे हम। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारी टेबल्स बनने वाली है। फर्स्ट वाली टेबल बना लो, या बोलो बाद में बना लोगे, पक्का बाद में बना लोगे, सब लोग बना लोगे, ठीक है। अब सेकंड वाली टेबल पर जा रहे हैं, नेक्स्ट टेबल पर जा रहे हैं। चलो है ना, इसको बाद में कंप्लीट कर लेना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है ना, तुम लोग है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बाद में है ना कंप्लीट कर लेना, इस तरह से टेबल टेबल कंप्लीट करनी है तुम्हें। सेकंड टेबल में जा रहे हैं, सेकंड टेबल में जाने से पहले स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 नोट डाउन कर लो, मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। स्टेप नंबर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, सेलेक्ट। स्टेप नंबर 5 को है ना, मैं तुम्हें दो तीन पार्ट्स में समझाऊंगा। सेलेक्ट मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन फ्रॉम नेगेटिव सेल्स। इस पॉइंट को है ना, लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसको मैं तुम्हें दो तीन बार में समझाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, सेलेक्ट मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन, ध्यान देना, मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन, मिनिमम कॉस्ट नहीं है, मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन है। मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन तुम्हें सेलेक्ट करना है, लेकिन वो मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन होना चाहिए नेगेटिव सेल का, पॉजिटिव सेल का नहीं। तो नेगेटिव सेल हमारे पास में दो है, मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोनों नेगेटिव सेल है, ये वाली सेल भी नेगेटिव है और ये वाली सेल भी नेगेटिव है। दोनों का ऑक्यूपाइजेशन देखो, दोनों में से मिनिमम किसका है, 80, वो सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट, और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो सेलेक्ट मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन फ्रॉम नेगेटिव सेल्स, तो हमने नेगेटिव सेल ढूंढी, उसमें मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन ढूंढा और उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आगे, एड इट टू पॉजिटिव सेल्स ऑक्यूपाइजेशन, add it to positive cell occupation and subtract it from negative cells occupation, and subtract it from negative cells
ऑक्यूपाइजेशन। नेगेटिव सेल से अपन को मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन, नेगेटिव सेल में से मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन ढूंढना है। ढूंढा, मिल गया। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? 80। उस ऑक्यूपाइजेशन को पॉजिटिव सेल वाले ऑक्यूपाइजेशन में जोड़ देना है और नेगेटिव सेल वाले ऑक्यूपाइजेशन में घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान से समझना। अब इसके लिए है ना तुम्हें नई टेबल बनानी है यहां पे। अब यहां पर नई टेबल बनना स्टार्ट होगी। तो हम ये बना रहे हैं टेबल नंबर 2। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्या तुम्हें एग्जाम में चाहिए ये क्वेश्चन? तुम इसलिए, अगर नहीं नहीं, अगर अगर तुम इसलिए पढ़ते हो कि तुम्हें वो क्वेश्चन एग्जाम में चाहिए, तो तुम्हें इसका मतलब सबसे मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए ना। तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि तुम्हें एग्जाम में आता है या नहीं आता, इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है इन चीजों से। अब पता नहीं तुम उन नॉलेज को कहां पर यूज करोगे, हो सकता है फ्यूचर में कभी तुम ओएम पढ़ाने आ जाओ, ठीक है, तब काम आएगी तुम्हारी बहुत सारी चीजें। ओएम है ना, सीरियसली बता रहा हूं, ओएम में अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे तुम उन कॉन्सेप्ट में जाते जाओगे ना, अभी तुम ऐसा पूछ सकते थे मेरे से, सर नेगेटिव क्यों हो गया ऊपर वापस, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, मैं बताना नहीं चाहता इन चीजों को। अच्छा है ना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, आसान क्वेश्चन है। स्पेस में, अरे साइंस का क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, कॉस्ट का क्वेश्चन है, पैसे का क्वेश्चन है, कॉमर्स वालों को पता होना चाहिए। स्पेस में, अरे वाह, 10 रुपए का पानी है ना। 1 लीटर सामान ले जाने के लिए, 1 लीटर सामान ले जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल लगता है। पेट्रोल यानी वो एविएशन फ्यूल बोलते हैं जिसको, हम है ना, तो हम उसको पेट्रोल बोल देते हैं। स्पेस में 1 लीटर सामान ले जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 2 लीटर सामान ले जाने के लिए कितना लगेगा? अरे वाह, हाँ, 2 लीटर सामान ले जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? क्या, कुछ भी नहीं है, 1 लीटर सामान तुम्हें स्पेस में ले जाके छोड़ना है, तो तुम्हें उसमें है ना 1 लीटर पेट्रोल लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें 2 लीटर सामान ले जाके छोड़ना है, तो तुम्हें कितना पेट्रोल चाहिए? कैसे 1 लीटर? बताओ कैसे 1 लीटर, तुम चलो कारण बता दो कैसे 1 लीटर। हाँ, डिस्टेंस सेम है। अच्छा अच्छा, ऐसे सुनो, सुनो ऐसे सुनो, नहीं तो तुम ये सोच रहे हो कि है ना वो स्कूटी है, एक सवारी बैठ के जाए या 2 बैठ के जाए, एक ही बात है, 3 भी बैठ जाए तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। पेलोड ले जाने का खर्चा बहुत लगता है। हाँ, कितना खर्चा लगेगा? तो है ना, तुम बोल सकते हो कि 2 लीटर खर्चा लगेगा, 2 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाएगा। नहीं नहीं, और उस 4 लीटर को खींचने के लिए और 4 लीटर, क्योंकि वो भी तो वजन में काउंट होगा ना, और उस 8 लीटर को खींचने के लिए और 8 लीटर। नहीं आई तुम्हें, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कॉस्टिंग ही है, और क्या है, कॉस्टिंग ही है ये। अरे 1 लीटर सामान ले जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो तुम 1 लीटर पेट्रोल जब डाल ही दोगे तो वो 1 लीटर सामान के बराबर तो हो ही गया ना। तो तुम्हें उस 1 लीटर पेट्रोल को ले जाने के लिए 1 और लीटर पेट्रोल चाहिए। अरे स्पेस में आते जाते नहीं है, स्पेस में जाती है, आते। अरे सुनो, 1 लीटर पेट्रोल तुमने है ना 2 किलो सामान डाला,
अब उसको बढ़ाने के लिए तुम 2 लीटर पेट्रोल भी डाल दोगे, तो टोटल 4 लीटर हो गया ना वजन। अब 2 लीटर वजन नहीं रहा, क्योंकि वजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता है वो। ठीक है, तुम्हें नहीं चल, नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। किसी दिन है ना, किसी दिन तुम है ना इस क्वेश्चन को सोचना, किसी दिन तुम जब कॉस्ट अकाउंटेंट बनो तब इस क्वेश्चन को सोचना, तुम बैठ के आराम से। नहीं लेके जा सकते, नहीं, हाँ, नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। नहीं, ये भी नहीं बताऊंगा मैं। नहीं, नेगेटिव क्यों होता है ना, इसके बारे में है ना फिर कभी बात करेंगे, अभी है ना थोड़ा ज्यादा डिस्कशन में हो जाएगा। अच्छा देखो सुनो, अब है ना लास्ट स्टेप समझ लो। सेलेक्ट मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन फ्रॉम नेगेटिव सेल। तो हमने मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन क्या सिलेक्ट किया? 80 सिलेक्ट हुआ। उस 80 को है ना पॉजिटिव सेल वाले ऑक्यूपाइजेशन में तो ऐड करना है और नेगेटिव सेल वाले ऑक्यूपाइजेशन में से हटा देना है। तो देखो यहां पर कौन सी सेल है, ऊपर ये वाली सेल कौन सी है, इसमें से 80 हटा दूंगा तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 120। अच्छा, इसके पास वाली सेल कौन सी है? पॉजिटिव सेल में मैं 80 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 280। इससे नीचे वाली सेल कौन सी है? नेगेटिव, और नेगेटिव 80 में से अगर मैं 80 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 का मतलब ऑक्यूपाइजेशन खत्म यहां से, क्योंकि ऑक्यूपाइजेशन 0 तो यहां पर भी है। ऑक्यूपाइजेशन का मतलब हम 0 का होने का मतलब हमने एक भी यूनिट नहीं भेजी है। ऑक्यूपाइजेशन 0 यहां पर भी है, ऑक्यूपाइजेशन 0 यहां पर भी है। तो यहां पर अगर ऑक्यूपाइजेशन 0 हो गया ना, तो इसका मतलब यहां से ऑक्यूपाइजेशन हट जाएगा। और यहां पर क्या था अभी तक? यहां पर 0 ऑक्यूपाइजेशन था, यहां पर आ जाएगा 80। बाकी नंबर्स का क्या होगा? जैसे ये 240 है, इसका क्या होगा? ये एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि ये ना प्लस वाली सेल में आ रहा है, ये ना माइनस। कौन सा? ये U2 वाला, ये वाला ना। अभी यहां पर ऑक्यूपाइजेशन कितना है? अभी यहां पर ऑक्यूपाइजेशन कितना है? 0। और यहां पर प्लस पॉजिटिव सेल है, तो यहां पर ऑक्यूपाइजेशन आकर जुड़ने वाला है। कितना जुड़ेगा? 80। तो इसलिए वो 0 + 80 हो गया वो यहां पे। ठीक है, और है ना अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई ना, तो तुम्हें शायद ये भी समझ में आ रहा है कि वो प्लस माइनस के साइन क्यों लगाए जाते। नहीं, अज्यूम नहीं कर रहे हम, ताकि है ना ये जो डिमांड सप्लाई इधर उधर हो रही है ना, क्योंकि हम डिमांड सप्लाई को इधर उधर करने वाले हैं, जो ये डिमांड सप्लाई इधर उधर हो रही है ना, वो सही तरह से हो। क्योंकि हम रैंडमली नहीं कर सकते कि हम 80 यूनिट ट्रांसफर उधर कर रहे हैं तो कहीं से भी 20 यूनिट हटा दे, कहीं से भी 40 यूनिट हटा दे। फिक्स पोजीशन होती है कि कहां से हटने वाली है वो यूनिट्स, कहां से हटने वाली है। क्योंकि उसके अलावा तुम कहीं से भी यूनिट्स कम ज्यादा करना है, उस लूप के अलावा तुम कहीं से भी यूनिट कम ज्यादा करना स्टार्ट करोगे ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे आने लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है, और ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 320, और ये हो जाएगा 100। अब इसके बाद वाला है ना पार्ट फिर हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए फिर इतना काफी। अभी तो क्वेश्चन कहाँ हुआ? अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो इस टेबल में बहुत कुछ होगा।